लाइव हो गई है जी, क्लास लाइव है। चलिए, कांग्रेस खत्म हो गया। कांग्रेस के है, इधर सुनिए, है इधर है, बोर्ड पे ही, इधर उधर मत कीजिए, सब इधर सुनिए अब ध्यान से। कांग्रेस की स्थापना के विषय में हमने आपको बतलाया। कांग्रेस की स्थापना के पश्चात कांग्रेस की स्थापना से लेकर अर्थात वर्ष 1885 से लेकर देश की आजादी तक यानी 1947 ईस्वी तक प्रत्येक वर्ष कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन आयोजित हुआ। कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन से आप अवगत हो चुके हैं। अब देखिए, कांग्रेस पर अलग अलग कालखंड में अलग अलग विचारधारा के नेताओं का प्रभाव रहा है। जैसे कांग्रेस के ऊपर 1885 से 1905 तक उदारवादी नेताओं का प्रभाव रहा है, जिस वजह से यह जो कालखंड है, यह कालखंड उदारवादी युग के नाम से जाना जाता है। और फिर 1905 से 1919 तक कांग्रेस पर उग्रवादी नेताओं का पकड़ रहा है, जिस वजह से इस कालखंड को उग्रवादी युग कहा जाता है। उग्रवादी युग कहा जाता है। फिर आपको 1919 से 1948 तक कांग्रेस पर गांधी जी का पकड़ रहा है, गांधीवादी विचारधारा का पकड़ रहा है, जिस वजह से इस कालखंड को गांधी युग कहा जाता है। गांधी युग कहा जाता है। तो कांग्रेस को पढ़ते हुए ही हम लोग यहां पर कांग्रेस के उदारवादी युग, कांग्रेस के उग्रवादी युग को भी पढ़ लेंगे, तथा इस अवधि के दौरान जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई है, जैसे 1885 से 1919 की अवधि के दौरान जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई है, बंगाल का विभाजन हो, मुस्लिम लीग का स्थापना हो, होम रूल लीग आंदोलन हो, 1911 का तृतीय दिल्ली दरबार हो, इन सभी की चर्चा इन दोनों चैप्टर में संयुक्त रूप से हम आपके साथ करेंगे। और इसके बाद अगला चैप्टर होगा आपको गांधी युग। गांधी युग एक स्पेशल चैप्टर है, तो आगे हम लोग गांधी युग में इंटर करेंगे। लेकिन गांधी युग में इंटर करने से पहले ये जो दो छोटे छोटे टॉपिक है उतना अधिक महत्वपूर्ण है नहीं, परंतु फिर भी इन दोनों टॉपिकों को भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले है उदारवादी युग। कांग्रेस की स्थापना 1885 से लेकर 1905 तक कांग्रेस के ऊपर उदारवादी नेता जैसे फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नेरोजी, एस.एन. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, का वर्चस्व रहा है, जिस वजह से यह कालखंड उदारवादी युग कहते हैं। और जितने नेताओं का नाम लिया हमने, वे सभी के सभी नेता उदारवादी नेता माने जाते हैं। अब उदारवादियों का बहुत बड़ा योगदान नहीं है,
लेकिन ऐसा भी नहीं है कि एकदम से योगदान नहीं ही है, ऐसा भी बात नहीं है। उदारवादियों का योगदान यही है कि कांग्रेस के उदारवादी नेताओं ने कांग्रेस की जड़ को मजबूत किया, कांग्रेस को सींचने का काम किया और कांग्रेस के उदारवादी नेताओं ने इस बात की ओर भारत की आम जनता का ध्यान आकृष्ट किया कि अंग्रेज भारतीयों का आर्थिक तौर पर शोषण कर रहा है, अंग्रेज भारत से भारत का धन बाहर कर रहा है, जिससे भारतीयों को कोई लाभ नहीं हो रहा है। यह उजागर उदारवादी नेताओं ने ही किया और उदारवादी नेताओं में एक नाम आता है दादा भाई नेरोजी का। दादा भाई नेरोजी, जिन्हें इतिहास में ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, अर्थात भारत के वयोवृद्ध पुरुष या भारत के वृद्ध पुरुष के रूप में दादा भाई नेरोजी को जाना जाता है। दादा भाई नेरोजी ने ही पहली बार भारत के लिए राष्ट्रीय आय की गणना किया और भारत के लिए राष्ट्रीय आय की गणना करते हुए वर्ष 1867-68 ईस्वी में दादा भाई नेरोजी ने यह बतलाया कि भारत के लोगों का वार्षिक इनकम 20 रुपया है और दादा भाई नेरोजी ने ही भारत के लोगों को यह बतलाया कि ब्रिटिश हम भारतीयों का आर्थिक शोषण कर रहा है, ब्रिटिश भारत का धन भारत से बाहर लेकर जा रहा है, जिससे भारतीयों को कोई फायदा नहीं हो रहा है। दादा भाई नेरोजी ने एक पुस्तक लिखने का काम किया है, वह पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और जो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक है, इस पुस्तक में ही दादा भाई नेरोजी ने यह बतलाया है कि अंग्रेज किस प्रकार से भारत के धन को भारत से बाहर ले जा रहा है और दादा भाई नेरोजी ने धन के निष्कासन का सिद्धांत अर्थात ड्रेन ऑफ वेल्थ देते हुए भी यह समझाया है कि किस प्रकार से भारत का धन भारत से बाहर जा रहा है, लेकिन उससे भारत को कोई फायदा नहीं हो रहा है। दादा भाई नेरोजी वर्ष 1887 में लंदन गए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1888 में लंदन गए, दोनों ने मिलकर 1889 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ब्रिटिश समिति का गठन किया। 1889 में और इस संगठन को दोनों ने मिलकर लोकप्रिय बनाया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ब्रिटिश समिति के जरिए ही भारत के लोगों के हक और अधिकार की मांग दादा भाई नेरोजी और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया, लेकिन बहुत फायदा इससे देखने को नहीं मिला। तत्पश्चात दादा भाई नेरोजी और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने यह विचार विमर्श किया कि क्यों ना ब्रिटिश संसद का सदस्य बनकर संसद के भीतर बैठकर भारत के लोगों के हक और अधिकार को उठाया जाए, भारत के लोगों की मांग को उठाया जाए और फिर
ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने को लेकर सुरेंद्रनाथ बनर्जी चुनाव लड़े, लेकिन उनकी हार हुई। इसके बाद ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने को लेकर दादा भाई नेरोजी 1892 ईस्वी में चुनाव लड़े। दादा भाई नेरोजी फिंसबरी क्षेत्र से लिबरल पार्टी अर्थात उदारवादी दल के टिकट पर चुनाव जीते और ब्रिटिश संसद हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य बने। ब्रिटिश संसद हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय दादा भाई नेरोजी हुए। दादा भाई नेरोजी 1892 से 1895 तक ब्रिटिश संसद हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य बने रहे और संसद का सदस्य रहते हुए दादा भाई नेरोजी ने संसद का सदस्य रहते हुए दादा भाई नेरोजी ने भारतीयों के हक और अधिकार की मांग को ब्रिटिश के समक्ष रखा। इससे थोड़ा बहुत भारतीयों को लाभ निश्चित तौर पर मिला। और बात अगर कांग्रेस के उदारवादी नेताओं की जाए तो कांग्रेस के जो उदारवादी नेता है उन्हीं के प्रयास से 1892 का भारत शासन अधिनियम पारित हो सका। 1892 का भारत शासन अधिनियम पारित हो सका। तो उदारवादियों के योगदान की अगर आप बात करेंगे तो उदारवादियों का पहला योगदान है, उदारवादियों का पहला योगदान है क्या? तो उदारवादियों का पहला योगदान है कांग्रेस को मजबूत बनाना। दूसरा योगदान है भारतीयों का आर्थिक शोषण हो रहा है इस बात से भारत के लोगों को अवगत करवाना। और तीसरा योगदान है 1892 का भारत शासन अधिनियम पारित करवाना। यही सब उदारवादियों का योगदान है। और उदारवादी नेताओं ने इस कालखंड में अर्थात 1885 से 1905 के दौरान भारत के लोगों को आर्थिक तौर पर जागरूक किया, जिस वजह से इस कालखंड को आर्थिक राष्ट्रवादी काल भी कहा जाता है। जिस वजह से 1885 से 1905 का जो कालखंड है इसे उदारवादी युग के साथ साथ आर्थिक राष्ट्रवादी युग भी कहा जाता है। आर्थिक राष्ट्रवादी युग भी कहा जाता है। यह आपको उदारवादी युग के विषय में हुआ। अब हम लोग उग्रवादी युग को पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले उदारवादी युग को आप पढ़ लीजिए, पढ़िए, याद करवाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। पढ़ लिए, चलिए आइए, आइए इधर। भारत के लिए राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने किया? दादा भाई नेरोजी। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय दादा भाई नेरोजी।
दादा भाई नेरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य किस क्षेत्र से बने थे? फिंसबरी। कहां से बने थे? कहां से बने थे? फिंसबरी। दादा भाई नेरोजी किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते थे? लिबरल या उदारवादी? लिबरल या उदारवादी। धन के निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया है? धन के निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया? दादा भाई नेरोजी। आगे बतलाइएगा। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी पुस्तक है? दादा भाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ब्रिटिश समिति का गठन लंदन में कब हुआ? 1889। 1889। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ब्रिटिश समिति का गठन कब हुआ? इसका गठन किसने किया? सुरेंद्रनाथ बनर्जी और दादा भाई, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और दादा भाई नेरोजी। इसके बाद किसने भारत के लोगों को जागरूक किया इस बात को लेकर कि भारत का आर्थिक तौर पर शोषण अंग्रेज कर रहा है? दादा भाई नेरोजी। क्लियर है ये बात? इतना याद रखना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। उग्रवादी युग। देखिए, कांग्रेस के उग्रवादी नेताओं में लाल बाल पाल का नाम आता है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल तथा अरविंद घोष। ये सभी कांग्रेस के उग्रवादी नेता हैं। ये सभी कांग्रेस के उग्रवादी नेता हैं। कांग्रेस के उग्रवादी नेताओं में इन सभी का नाम आता है। और 1905 से 1919 तक इन नेताओं का ही प्रभाव कांग्रेस में देखने को मिला है, जिस वजह से इस कालखंड को उग्रवादी युग कहा जाता है। देखिए, उदारवादी और उग्रवादी में अंतर क्या था? उदारवादी अपनी मांग ब्रिटिशों के समक्ष प्रार्थना पत्र, अनुनय, विनय के माध्यम से रखने का काम करता था। अर्थात जो उदारवादी थे वे अपनी मांग हाथ गोर पकड़कर अंग्रेजों से मनमाने का काम करता था। वही जो उग्रवादी थे वे अपनी मांग को मनवाने के लिए धरना देते थे, प्रदर्शन करते थे, जुलूस निकालते थे, लेकिन ध्यान रहे हिंसा नहीं करते थे। हिंसा नहीं करते थे। तो उग्रवादी धरना, प्रदर्शन, जुलूस के माध्यम से अपनी मांग को मनवाने का काम करता था। वही उदारवादी अनुनय, विनय, प्रार्थना पत्र, स्मरण पत्र के माध्यम से अपनी मांग को मनवाने का काम करता था। यही अंतर है उदारवादी और उग्रवादी में। और ध्यान रहे, चाहे उग्रवादी हो या उदारवादी हो, हिंसा का समर्थन दोनों में से कोई नहीं करता था। हिंसा का समर्थन दोनों में से कोई नहीं करता था। यह जो कालखंड है 1905 से 1919, इस कालखंड की महत्वपूर्ण घटनाएं बंगाल का विभाजन है, 1911 का दिल्ली दरबार है और 1916 का होम रूल लीग आंदोलन है। तो इस कालखंड की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं ये तीनों, इन्हीं तीनों घटनाओं के विषय में यहां पर हम आपको अवगत करवाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बंगाल विभाजन, फिर मुस्लिम लीग का गठन, फिर 1911 का दिल्ली दरबार और फिर होम रूल लीग आंदोलन। इसकी चर्चा हम आपके साथ करेंगे।
तो देखिए, बंगाल का विभाजन, पार्टीशन ऑफ बंगाल, उस समय यानी 1905 के समय अगर देखा जाए तो उस समय भारत का सबसे बड़ा प्रांत, क्षेत्रफल के आधार पर भी और जनसंख्या के आधार पर भी, दोनों आधार पर, क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों आधार पर 1905 के समय भारत का सबसे बड़ा प्रांत हुआ करता था बंगाल। उस समय के बंगाल का मतलब था आज का बिहार, झारखंड, ओडिशा, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश। उस समय के बंगाल का मतलब था आज का बिहार, झारखंड, ओडिशा, वेस्ट बंगाल और आज का बांग्लादेश। इतना बड़ा क्षेत्र था और लगभग यहां की आबादी 10 करोड़ के आसपास थी। 10 करोड़ के आसपास यहां की आबादी थी, बंगाल की आबादी थी। बंगाल एक बड़ा प्रांत था, क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों आधार पर। बंगाल बड़ा प्रांत होने के कारण यहां पर शासन प्रशासन चलाया जाना थोड़ा कठिन हो रहा था तथा बंगाल स्वतंत्रता आंदोलन का एक बहुत बड़ा केंद्र तथा बंगाल स्वतंत्रता आंदोलन का एक बहुत बड़ा केंद्र बन गया था, क्योंकि बंगाल में राष्ट्रवाद के प्रचार प्रसार को लेकर इंडियन लीग और इंडियन एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना हुई थी, जिस वजह से बंगाल में राष्ट्रवाद का विकास हुआ। और बंगाल में राष्ट्रवाद के विकास होने के कारण ही बंगाल स्वतंत्रता आंदोलन का एक प्रमुख केंद्र बन गया था और सबसे अधिक क्रांतिकारी और नेता बंगाल से ही पैदा हो रहे थे। तो बंगाल धीरे धीरे अंग्रेजों के लिए सर का दर्द बन रहा था। बंगाल बड़ा प्रांत था, क्षेत्रफल ज्यादा था, जनसंख्या ज्यादा था और दूसरी ओर राष्ट्रवादी आंदोलन का सबसे प्रमुख केंद्र बंगाल बन गया था। तो अंग्रेजों ने यह घोषणा किया कि बंगाल का विभाजन प्रशासनिक आधार पर होगा, मतलब बंगाल का ऐसे विभाजन करेंगे ताकि शासन प्रशासन अच्छे ढंग से चलाया जा सके। घोषणा अंग्रेजों ने यह किया, लेकिन बंगाल का विभाजन अंग्रेजों ने सांप्रदायिक आधार पर किया, हिंदू मुस्लिम के आधार पर किया। बंगाल का विभाजन अंग्रेजों ने दो वर्गों में किया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल मुस्लिम बहुल इलाका था और पश्चिमी बंगाल हिंदू बहुल इलाका था। तो हिंदू मुस्लिम के आधार पर हिंदू मुस्लिम के आधार पर हिंदू मुस्लिम के आधार पर अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया, यानी सांप्रदायिक आधार पर किया। देखिए अंग्रेज कहा क्या, प्रशासनिक आधार पर करेंगे, लेकिन बंगाल का विभाजन किया कैसे, सांप्रदायिक आधार पर। तो अंग्रेजों के कथनी और करनी में बहुत अंतर था। बंगाल को दो भागों में बांटा गया, पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल मुस्लिम बहुल इलाका, इसकी राजधानी ढाका बनाई गई।
पश्चिमी बंगाल हिंदू बहुल इलाका, इसकी राजधानी कोलकाता बनाई गई। और बंगाल का विभाजन भारतीय वायसराय लॉर्ड कर्जन ने किया। बंगाल विभाजन की घोषणा 19-20 जुलाई 1905 को हुई और बंगाल विभाजन लागू 16 अक्टूबर 1905 को हुआ। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हुआ। बंगाल विभाजन लागू हुआ। अंग्रेजों ने जो बंगाल का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया, इसको लेकर कांग्रेस ने अपनी नाराजगी जताई तथा कांग्रेस ने बंगाल विभाजन के खिलाफ बंगभंग आंदोलन, यानी बंगाल विभाजन रद्द करने को लेकर आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन चलाया। बंगाल विभाजन के खिलाफ ही बंगभंग या स्वदेशी आंदोलन हुए हैं। जो बंगभंग या स्वदेशी आंदोलन है, यह आंदोलन 7 अगस्त 1905 से कलकत्ता के टाउन हॉल से शुरू हुई। बंगाल विभाजन के खिलाफ कलकत्ता के टाउन हॉल में 7 अगस्त 1905 को कांग्रेस की एक बैठक बुलाई गई और उसी बैठक में यह निर्णय लिया गया कि बंगाल विभाजन के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन चलाए जाएंगे और उसी के तहत निर्णय लिए गए और फिर 7 अगस्त 1905 से ही बंगाल विभाजन के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन चलने लगे। स्वदेशी आंदोलन की जहां तक बात है, यह आंदोलन कलकत्ता से प्रारंभ हुआ और यह आंदोलन पश्चिम में महाराष्ट्र, उत्तर में पंजाब और दक्षिण में मद्रास तक फैल गया। स्वदेशी आंदोलन ही प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन है जिसका प्रसार लगभग पूरे भारतवर्ष में देखने को मिलता है। और स्वदेशी आंदोलन का अलग अलग क्षेत्रों में नेतृत्व अलग अलग नेताओं ने किया। जैसे बंगाल में बिपिन चंद्र पॉल ने किया, पंजाब में लाला लाजपत राय ने किया, दिल्ली में सैयद हैदर रजा ने किया, महाराष्ट्र और पुणे के क्षेत्र में, महाराष्ट्र के क्षेत्र में बाल गंगाधर तिलक ने किया, मद्रास में चिदम्बरम पिल्ले ने किया। स्वदेशी आंदोलन का अलग अलग क्षेत्रों में नेतृत्व अलग अलग कांग्रेस के नेताओं ने किया। और ध्यान रहे, स्वदेशी आंदोलन चलाने को लेकर कांग्रेस के गरम दल और नरम दल में मतभेद था। कांग्रेस के नरम दल वाले या कांग्रेस के उदारवादी नेता यह चाहते थे कि स्वदेशी आंदोलन सिर्फ और सिर्फ बंगाल तक सीमित रहे, लेकिन कांग्रेस के जो गरम दल के नेता थे वे यह चाहते थे कि बंगाल विभाजन के खिलाफ जो स्वदेशी आंदोलन हो रहा है उसका प्रसार पूरे भारतवर्ष में होनी चाहिए और बंगाल विभाजन के खिलाफ जो स्वदेशी आंदोलन हुआ उसका प्रचार प्रसार पूरे भारतवर्ष में हुआ, उसका प्रचार प्रसार पूरे भारतवर्ष में हुआ। यह करने का श्रेय कांग्रेस के उग्रवादी नेताओं को जाता है, कांग्रेस के उग्रवादी नेताओं को जाता है। और स्वदेशी आंदोलन के दौरान कांग्रेस के नेताओं ने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार करने की बात कही और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने पर जोर देने का काम किया। और स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही पहली बार बहिष्कार शब्द का प्रयोग किया गया था और बहिष्कार शब्द का प्रयोग कृष्ण कुमार मित्र ने अपनी पत्रिका संजीवनी में किया। बहिष्कार शब्द का प्रयोग कृष्ण कुमार मित्र ने अपनी पत्रिका संजीवनी में किया, संजीवनी में किया। इस प्रकार स्वदेशी आंदोलन चलने लगे
स्वदेशी आंदोलन शुरुआती वर्षों में तो काफी जोश और जुनून के साथ चला, काफी तीव्र गति से चला, काफी उग्र रूप में चला, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ता गया वैसे वैसे स्वदेशी आंदोलन या बंगभंग आंदोलन की गति धीमी होती गई और स्वदेशी आंदोलन जो हो रहा था उसका डिमांड यही था कि जो बंगाल का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर हुआ है उसे रद्द किया जाए। बंगाल का विभाजन जो सांप्रदायिक आधार पर हुआ है उसे रद्द किया जाए और बंगाल को पुनर्गठित किया जाए और बंगाल को पुनर्गठित करके बंगाल का पुनर्विभाजन किया जाए और बंगाल का पुनर्विभाजन करके बिहार प्रांत का गठन किया जाए। स्वदेशी आंदोलन का यह डिमांड था या बंगभंग आंदोलन का यह डिमांड था। स्वदेशी आंदोलन या बंगभंग आंदोलन मंद गति से चलते रहे। उसी क्रम में वर्ष 1911 में ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी का भारत आगमन हुआ और जब जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी का भारत आगमन हुआ, जब ये लोग भारत यात्रा पर थे तो भारत के अलग अलग क्षेत्रों में इन लोगों का विरोध हुआ। जब इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी का विरोध हुआ तो पता किया इन लोगों ने विरोध का कारण क्या है, तो पता चला कि जो अंग्रेजी सरकार ने बंगाल का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया है, भारतीयों की यह मांग है, कांग्रेस की यह मांग है, इसको रद्द किया जाए। इसके बाद जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के सम्मान में तृतीय दिल्ली दरबार दिसंबर 1911 में बुलाया गया। कुल 3 दिल्ली दरबार आयोजित हुए हैं। प्रथम दिल्ली दरबार 1877 में लॉर्ड लिटन के समय, दूसरी बार दिल्ली दरबार 1903 में कर्जन के समय और तीसरी बार 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ और तृतीय दिल्ली दरबार के दौरान ही इंग्लैंड के सम्राट ने यह घोषणा किया कि बंगाल विभाजन को रद्द किया जाता है और तृतीय दिल्ली दरबार की घोषणा के तहत ही बंगाल विभाजन रद्द किए गए। बंगाल विभाजन रद्द किए गए। बंगाल विभाजन रद्द किए गए। बंगाल विभाजन रद्द हुआ। बंगाल को पुनर्गठित किया गया और फिर से बंगाल का विभाजन किया गया और फिर से बंगाल का विभाजन कर एक अलग प्रांत बिहार का गठन किया गया। बिहार का गठन बंगाल का विभाजन करके 22 मार्च 1912 को हुआ, जिस वजह से 22 मार्च को प्रत्येक वर्ष बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जो तृतीय दिल्ली दरबार हुआ था उसी में यह भी घोषणा किया गया था कि भारत की राजधानी कलकत्ता के बजाय दिल्ली को बनाया जाएगा और फिर भारत की राजधानी 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली बनी। उससे पहले भारत की राजधानी कोलकाता हुआ करती थी। 1774 से 1911 ईस्वी तक भारत की राजधानी कोलकाता ही रही है। यह आपको दिल्ली दरबार के विषय में हुआ। अब देखिएगा, इसके बाद अब देखिएगा ये जो कालखंड है उन्नीस 1905 से 1919, इसमें 1905 में बंगाल का विभाजन, 1911 में दिल्ली दरबार, 1905 से 1911 के बीच में 1905 से 1911 के बीच में वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और मुस्लिम लीग की स्थापना दिसंबर 1906 में ढाका में
भारतीय वायसराय लॉर्ड मिंटो द्वितीय की प्रेरणा से हुई। मुस्लिम लीग का संस्थापक आगा खां वकारुल मुल्क और ढाका के नवाब सलीमुल्लाह को माना जाता है और कांग्रेस के तर्ज पर ही यह तय किया गया था कि मुस्लिम लीग का भी वार्षिक अधिवेशन होगा और मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन भी होने प्रारंभ हुए। उसमें 1908 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन अमृतसर में हुआ, जिसमें मुस्लिम लीग ने यह मांग किया कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया जाए और फिर 1909 के भारत शासन अधिनियम के तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो बंगाल विभाजन से लेकर के मुस्लिम लीग तक हम आपको पढ़ा दिए हैं। एक बार आप इसको पढ़िए और फिर इसके बाद होम रूल लीग आंदोलन की चर्चा हम आपके साथ करेंगे, ठीक है? तो पढ़िए, अब पढ़िए, याद करवाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। पढ़ लिए जी। पढ़ लिए, आइए याद करते, आइए हीरो सब, आइए इधर, आइए इधर आ गए। हाँ, बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई है? 20 जुलाई 1905। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई है? बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई है? 20 जुलाई 1900। बंगाल विभाजन लागू कब हुआ? 16 अक्टूबर 1900।
बंगाल विभाजन लागू कब हुआ? बंगाल विभाजन लागू कब हुआ? अब यहां पर सुनिए, जब 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हुआ ना, तो उस दिन को बंगाल के लोगों ने शोक दिवस के रूप में मनाया और पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल दोनों क्षेत्र के लोग सड़क पर निकले, गंगा नदी में स्नान किए, एक दूसरे के हाथ पर राखी बांधा और नारा दिया, हमें विभाजन नहीं चाहिए, बंगाल एक है, वंदे मातरम। इसी समय अर्थात जब आपको बंगाल विभाजन के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन हुए थे, स्वदेशी आंदोलन के समय ही वंदे मातरम नारा सबसे अधिक लोकप्रिय हुआ था। वंदे मातरम नारा सबसे अधिक लोकप्रिय हुआ था, याद रखिएगा आप, बात समझिए, याद रखिएगा। तो बंगाल विभाजन लागू कब हुआ है? 16 अक्टूबर 1900। बंगाल विभाजन लागू कब हुआ है? 16 अक्टूबर 1905 को जो बंगाल विभाजन लागू हुआ, इसे अंग्रेजों ने किस रूप में मनाया? इसे बंगाल के निवासियों ने किस रूप में मनाया? शोक दिवस। किस रूप में? इसे बंगाल के लोगों ने किस रूप में मनाया? और फिर कौन कौन से नारे रोड पे लगाए गए? बंगाल एक है, हमें विभाजन नहीं चाहिए, वंदे मातरम। वंदे मातरम नारा किस आंदोलन के दौरान सबसे अधिक लोकप्रिय हो? स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन के खिलाफ कौन से आंदोलन हुए? स्वदेशी या बंगभंग आंदोलन। बंगाल विभाजन के खिलाफ कौन से आंदोलन हुए? बंगाल विभाजन के खिलाफ कौन से आंदोलन हुए? स्वदेशी या बंगभंग आंदोलन। कब हुआ यह आंदोलन शुरू? 7 अगस्त 1905। 7 अगस्त 1905। कहां से हुआ है यह? कोलकाता। कहां से हुआ है? कोलकाता। कहां से हुआ है? बंगाल विभाजन के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब से हुई है? 7 अगस्त 1900। कहां से हुई है? कहां से हुई है? कोलकाता। कहां से हुई है? स्वतंत्रता आंदोलन के क्रम में होने वाला प्रथम आंदोलन जिसका प्रसार पूरे भारतवर्ष में रहा है, कौन है? स्वदेशी या बंगभंग आंदोलन। किस आंदोलन के दौरान पहली बार बहिष्कार शब्द का प्रयोग किया गया? स्वदेशी आंदोलन। किस आंदोलन के दौरान पहली बार बहिष्कार शब्द का प्रयोग किया गया? किस आंदोलन के दौरान? बहिष्कार शब्द का प्रयोग किस पत्रिका में पहली बार हुआ? संजीवनी। कौन पत्रिका में? बहिष्कार शब्द का प्रयोग पहली बार किस पत्रिका में हुआ? संजीवनी किसकी पत्रिका है? कृष्ण कुमार मित्र। संजीवनी किसकी पत्रिका है? संजीवनी किसकी पत्रिका है? कृष्ण कुमार। क्लियर है? बंगाल का विभाजन 2 भागों में हुआ, कौन कौन? पूर्वी बंगाल और पूर्वी बंगाल की राजधानी ढाका, पश्चिमी बंगाल कोलकाता। बंगाल का विभाजन कितने वर्गों में? कौन कौन? पूर्वी बंगाल और पूर्वी बंगाल की राजधानी पश्चिमी बंगाल। मुस्लिम बहुल इलाका वाला कौन सा क्षेत्र? पूर्वी। हिंदू बहुल इलाका। क्लियर है? इसके बाद बंगाल विभाजन के खिलाफ जो स्वदेशी आंदोलन हुए, उसका नेतृत्व बंगाल में किसने किया? बिपिन चंद्र पाल। बिपिन चंद्र। बंगाल विभाजन के खिलाफ जो स्वदेशी आंदोलन हुए, स्वदेशी आंदोलन का बंगाल में नेतृत्व किसने किया? बिपिन चंद्र। मद्रास में चिदम्बरम पिल्ले। मद्रास में दिल्ली में सैयद हैदर रजा। सैयद हैदर। दिल्ली में। पंजाब में लाला लाजपत राय। पंजाब में महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक। महाराष्ट्र में। क्लियर है? इसके बाद आगे बताइएगा, बंगाल विभाजन रद्द किस घोषणा के तहत हुआ? तृतीय दिल्ली दरबार।
तृतीय दिल्ली बंगाल विभाजन रद्द किस घोषणा के तहत हुआ? तृतीय दिल्ली दरबार कब आयोजित हुए? दिसंबर 1911। किसके सम्मान में? जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी। जॉर्ज पंचम और महारानी। तृतीय दिल्ली दरबार किसके सम्मान में आयोजित हुए? जॉर्ज पंचम और महारानी। जॉर्ज पंचम और महारानी। क्लियर है? इसके बाद आगे बताइएगा आप हमको, किस दिल्ली दरबार के तहत बंगाल विभाजन को रद्द करके, बंगाल को पुनर्गठित करके और बंगाल का पुनर्विभाजन करके बिहार प्रांत का गठन हुआ? तृतीय दिल्ली। बिहार का गठन कब हुआ है? 22 मार्च 1900। बिहार का गठन कब हुआ है? बिहार का गठन कब हुआ है? 22 मार्च 1900। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? आधुनिक बिहार का जनक सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। आधुनिक बिहार का जनक, आधुनिक बिहार का जनक। देखिए, सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का जनक इसलिए माना जाता है क्योंकि उन्होंने ही पहली बार इस बात की मांग किया कि बंगाल का विभाजन कर बिहार का गठन किया जाए। बंगाल का विभाजन कर बिहार का गठन किया जाए, इस बात की मांग सर्वप्रथम डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया। इसी वजह से सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का जनक माना जाता है। तो आधुनिक बिहार का जनक किसे माना जाता? आधुनिक बिहार का जनक। इसके बाद भारत की राजधानी कलकत्ता के बजाय दिल्ली कब बनी है? 1 अप्रैल 1912। 1 अप्रैल 1900। भारत की राजधानी कलकत्ता के बजाय दिल्ली कब बनी है? किस दिल्ली दरबार के घोषणा के तहत? तृतीय न। मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ? 1906। उस समय भारतीय वायसराय कौन थे? मिंटो द्वितीय। मिंटो। मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ है? मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ है? उस समय भारतीय वायसराय कौन थे? उस समय भारतीय वायसराय कौन थे? मुस्लिम लीग का गठन कहां हुआ है? ढाका। कहां हुआ है? इसके संस्थापक कौन है? आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह और बकारउल मुल्क। आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह और मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार कब दिया गया? 1900। क्लियर है? अब यहां से आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब आगे समझते हैं। होम रूल लीग आंदोलन। होम रूल लीग आंदोलन आपको आगे चर्चा करना है, आगे जानना है होम रूल लीग आंदोलन के विषय में। देखिए, होम रूल अंग्रेजी शब्द है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है गृह स्वशासन। इसका हिंदी होता है गृह स्वशासन। और गृह स्वशासन का अर्थ होता है जिसका घर है शासन उसी का होगा। अगर भारत है तो भारत में भारत के लोगों का शासन होगा। बात अगर होम रूल लीग आंदोलन की करे तो होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम आयरलैंड में चलाए गए थे। आयरलैंड में। और आयरलैंड की ही रहने वाली थी श्रीमती एनी बेसेंट। वहीं से सीख लेकर श्रीमती एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने भारत में गृह स्वशासन स्थापित करने को लेकर होम रूल लीग आंदोलन चलाने का काम किया। तो भारत में होम रूल लीग आंदोलन चलाने का श्रेय जाता है बाल गंगाधर तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट। श्रीमती एनी बेसेंट। बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र
और पुणे के क्षेत्र में। बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र और पुणे के क्षेत्र में होम रूल लीग आंदोलन चलाया तथा श्रीमती एनी बेसेंट ने मद्रास के क्षेत्र में होम रूल लीग आंदोलन चलाने का काम की। बाल गंगाधर तिलक अपने कार्य क्षेत्र में होम रूल लीग आंदोलन चलाते हुए स्वराज पर पुरजोर बल दे रहे थे और अपने आंदोलन को लोकप्रिय बनाने को लेकर बाल गंगाधर तिलक ने केसरी और मराठा नामक पत्रिका को अपना आधार बनाया और केसरी और मराठा नामक पत्रिका के माध्यम से ही बाल गंगाधर तिलक ने अपने होम रूल लीग आंदोलन को लोकप्रिय बनाने का काम किया। और इस आंदोलन के क्रम में संभवतः बाल गंगाधर तिलक पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किए थे। और देखिए, भारतीय इतिहास में दो मात्र राजनेता है जो पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किए थे स्वतंत्रता आंदोलन के क्रम में, एक महात्मा गांधी और दूसरा बाल गंगाधर तिलक। जिस प्रकार बाल गंगाधर तिलक ने केसरी और मराठा पत्रिका के माध्यम से अपने होम रूल लीग आंदोलन को लोकप्रिय बनाने का काम किया, उसी प्रकार से श्रीमती एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया श्रीमती एनी बेसेंट की पत्रिका थी। इन पत्रिकाओं के माध्यम से श्रीमती एनी बेसेंट ने होम रूल लीग आंदोलन को लोकप्रिय बनाने का काम की। शुरू में तो दोनों अलग अलग होकर होम रूल लीग आंदोलन चला रहे थे, लेकिन बाद के वर्षों में जाकर, बाद के दिनों में जाकर तिलक और एनी बेसेंट दोनों का होम रूल लीग आंदोलन एक हो गया और दोनों एक होकर के भारत में गृह स्वशासन की प्राप्ति को लेकर प्रयासरत हुआ। और फिर होम रूल लीग आंदोलन काफी लोकप्रिय हुआ, परंतु वर्ष 1917 में अगस्त के माह में भारत सचिव के पद पर आसीन लॉर्ड मॉन्टेग्यू ने अगस्त घोषणा किया। उस अगस्त घोषणा में यह कहा गया कि धीरे धीरे भारत में उत्तरदायी सरकार का गठन करने का प्रयास ब्रिटिश गवर्नमेंट करेगी। इस घोषणा को लेकर ही श्रीमती एनी बेसेंट ने अपने आप को होम रूल लीग आंदोलन से अलग कर ली। और फिर बाल गंगाधर तिलक सिरोल केस की पैरवी में 1918 में चले गए लंदन, जिस वजह से जो होम रूल लीग आंदोलन के दो प्रमुख नेतृत्वकर्ता नेता थे, वे दोनों अपने आप को इस आंदोलन से तटस्थ कर लिया, अलग कर लिया। और जब नेता ही अलग हो गए तो स्वाभाविक सी बात है, धीरे धीरे होम रूल लीग आंदोलन समाप्त हो गया। बाद के वर्षों में जाकर होम रूल लीग आंदोलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने भी संभाली थी। और होम रूल लीग आंदोलन जिस उद्देश्य से शुरू हुआ, होम रूल लीग आंदोलन उस उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सका। बिना उद्देश्य प्राप्ति के ही होम रूल लीग आंदोलन समाप्त हो गए। तो अब जो है, आप थोड़ा होम रूल लीग आंदोलन को पढ़िए, फिर आगे कुछ लिखाएंगे और फिर याद करवाएंगे। पढ़िए।
पढ़ लिए, दीजिए तो, कॉपी में लिखते हैं ना जी। चलिए आए लिखिए, अब कुछ कुछ लिखा रहे हैं, लिखिए। लिखिएगा। उदारवादी युग को, उदारवादी युग को, उदारवादी, कान खराब हो गया क्या जी? कान में जाकर के सरसों तेल लीजिए, समझे, और कान साफ कीजिए रुई से लेकर के, ठीक है। वो अथी होता है ना माचिस का तिल्ली, उसमें रुई लगा करके साफ कीजिए, कल साफ करके आइएगा। उदारवादी युग को, उदारवादी युग को, उदारवादी युग को आर्थिक, आर्थिक, उदारवादी युग को आर्थिक राष्ट्रवादी युग भी कहा जाता है। उदारवादी युग को आर्थिक राष्ट्रवादी युग भी कहा जाता है। उदारवादी युग को आर्थिक राष्ट्रवादी युग भी कहा जाता है। आगे स्वदेशी आंदोलन, प्रथम आंदोलन है। स्वदेशी आंदोलन प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन है। स्वदेशी आंदोलन प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन है। स्वदेशी आंदोलन प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन है जिसका प्रचार प्रसार ने स्वदेशी आंदोलन प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन है जिससे पूरा देश प्रभावित रहा है, जिससे पूरा देश प्रभावित रहा है, जिससे पूरा देश प्रभावित रहा है। इस आंदोलन के दौरान, इस आंदोलन के दौरान, इस आंदोलन के दौरान ही इस आंदोलन के दौरान ही वंदे मातरम नारा, वंदे मातरम नारा, वंदे मातरम नारा सबसे अधिक लोकप्रिय हुआ। अच्छा, दिल्ली दरबार जानते हैं ना, 3 गो हुआ, पहले लिखाए हुए हैं ना, नहीं लिखा है कभी नहीं जीवन में, लिखिए। दिल्ली दरबार का आयोजन 3 बार हुआ है, नीचे से। दिल्ली दरबार का आयोजन 3 बार हुआ है। पानी के पिया है जी? हम पिए हैं, हम पिए थे, पिए थे। भूल जाते हैं, आजकल भूलने वाला बीमारी हो गया है? क्या हुआ? उमर है मारा। दिल्ली दरबार का आयोजन 3 बार हुआ है।
लिखिए, पहली बार 1877 ईस्वी में, पहली बार 1877 ईस्वी में, पहली बार 1877 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के समय, लॉर्ड लिटन के समय हुआ। अब सुनिए यहां पर, इस दिल्ली दरबार को लेकर जो है क्या कहा जाता है जानते हैं? इस दिल्ली दरबार की आलोचना करते हुए भारत के कुछ राष्ट्रवादी इतिहासकार लिखते हैं, या इस दिल्ली दरबार को लेकर भारत के राष्ट्रवादी इतिहास क्या लिखते हैं, इस बात से पहले, बाद में अवगत करवाएंगे, लेकिन उससे पहले जैसे पहले इस बात को समझिएगा ना, तो यहां पर इसको समझना आसान हो जाएगा। जैसे मणिपुर में कितना सर्वनाक घटना हुआ, लेकिन हमारे मोदी जी चुप रहे। तो कुछ बुद्धिजीवियों ने, कुछ आलोचकों ने मोदी जी के ऊपर तंज कसते हुए यह कहा कि यह तो वही वाली बात हो गई जैसे जब रोम जल रहा था तो वहां के शासक नीरो बांसुरी बजा रहा था। मतलब एक तरफ रोम जल रहा है, वहां की जनता त्राहिमाम है, वहां की जनता परेशान है, लेकिन वहां के राजा अपने मग्न में है और अपने मग्न में बांसुरी बजा रहा है। जैसे एक आध को एग्जाम्पल के जरिए हम बताना चाहते हैं, जैसे जब जम्मू कश्मीर में 14 फरवरी के दिन 2019 में पुलवामा हुआ, तो हमारे मोदी जी कहीं किसी उद्यान में, पार्क और में अपना शूटिंग करवा रहे थे। सत्यपाल मलिक, उस समय वहां के गवर्नर सत्यपाल मलिक थे, उनके स्टेटमेंट के अनुसार। दूसरी बात, हाल फिलहाल में हमारे देश के जवान सैनिक शहीद हुए जम्मू कश्मीर में। होना चाहिए मोदी जी को उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए निश्चित तौर पर जाना चाहिए। अधिक संख्या में लोग शहीद हुए, अधिक संख्या में सैनिक शहीद हुए, लेकिन हमारे मोदी जी चुनाव प्रचार में व्यस्त थे। तो कुछ घटनाओं को लेकर मोदी जी की आलोचना की जा सकती है, और इन चीजों को लेकर मोदी जी की आलोचना की गई और कही गई ये तो वही स्थिति हो गई कि रोम जल रहा था, वहां के शासक नीरो बांसुरी बजा रहा था। जबकि शासक है तो होना चाहिए, रोम जो जल रहा है उसको पानी लेकर के बुझाना चाहिए, लेकिन ऐसा किया नहीं। रोम का शासक नीरो बड़ी क्रूर, अत्याचारी, निर्दयी था। कहा जाता है कि वो अपनी मां को मार दिया, अपने गुरु को मार दिया, अपनी पत्नी को मार दिया। मां, गुरु और पत्नी, ये तीनों से ज्यादा प्रिय किसी को कुछ भी नहीं हो सकता है। यानी नीरो ने अपने प्रियतम सबको, यानी जो सबसे प्रिय होता है, मां, गुरु, पिता, मां, गुरु, पत्नी, किसी को नहीं छोड़ा।
इतना क्रूर, निर्दयी और अत्याचारी था नीरो। समझ गए? तो हुआ क्या था, देखिए जब डीप में जाएगा ना, जब वो लंगोट पहनने वाला पूछेगा ना, गांधी जी लंगोट कब पहने, मतलब ये काफी डीप में क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप हंसिए नहीं, डीप में क्वेश्चन है। हम बहुत बार बताए हैं टेस्ट में, हम बहुत बार बताएं, जो 10 से जो टेस्ट देते होंगे डेली, वो निश्चित तौर पर अवगत हुए होंगे। तो जब डीप में क्वेश्चन जाएगा तो पूछेगा। तो हुआ यह था कि 1876-77 में भारत के अधिकतर भूभागों में अकाल पड़ा हुआ था। लोग दाने दाने के लिए तरस रहे थे, लोग भूखे मर रहे थे। लेकिन लाखों रुपया बर्बाद कर, दिल्ली दरबार का आयोजन कर, महारानी विक्टोरिया को सम्मानित कर, उसे केसर हिंद की उपाधि प्रदान की जा रही थी। कोविड वाला स्थिति, जरूरत है ऑक्सीजन का, अब बन रहा है संसद भवन। तो आपको जो प्रथम दिल्ली दरबार है, इस समय भारत के लोग दाने दाने को लेकर तरस रहे थे, और दूसरी तरफ लाखों रुपया बहाकर महारानी विक्टोरिया को सम्मानित किया जा रहा था। इसी के मद्देनजर भारत के राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने लिखा है कि प्रथम दिल्ली दरबार की तुलना उस घटना से की है, रोम जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहा था। कुछ समझ में आया? अब तो समझिए गए होंगे, समझाने हमको आता है ना हो। चलिए लिखिए, लिखिए, कौन है जी? लिखिए, फुल स्टॉप। उसी में इस दिल्ली दरबार की तुलना रोम के जलने और वहां के शासक नीरो के बांसुरी बजाने से की गई है। रोम के जलने और वहां के शासक नीरो के बांसुरी बजाने से की गई है, और वहां के शासक नीरो के बांसुरी बजाने से की गई है, और वहां के शासक नीरो के बांसुरी बजाने से की गई है, और वहां के शासक नीरो के बांसुरी बजाने से की गई है। फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट। द्वितीय दिल्ली दरबार का आयोजन 1903 में लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। द्वितीय दिल्ली दरबार का आयोजन 1903 में, द्वितीय दिल्ली दरबार का आयोजन 1903 में लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। द्वितीय दिल्ली दरबार का आयोजन 1903 में लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट। तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन, नेक्स्ट पॉइंट। तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन
आयोजन 1911 में 1911 में लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के समय हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, सॉरी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय हुआ था, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय हुआ था। चलिए और क्या लिखाना था। है अब याद कीजिए तो पहले, फिर दिमाग में आएगा तो लिखा देंगे। और कुछ लिखाना था, दिमाग से उतर गया है। दिमाग से उतर गया है, ठीक है। याद आएगा तो लिखा देंगे। कुछ लिखाना था, एगो दूगो बात दिमाग में था लेकिन उतर गया। आइए याद करते हैं। दिल्ली दरबार का आयोजन 3 बार हुआ है ना जी। पहली बार कब हुआ? पहली बार किसके शासनकाल में? किसके शासनकाल में? दूसरी बार कब हुआ है? दूसरी बार 1903 किसके समय? लॉर्ड कर्जन। तीसरी बार किसके समय? 1911 में हार्डिंग। किस आंदोलन से पूरे भारतवर्ष प्रभावित रहा? स्वदेशी होम रूल लीग आंदोलन सबसे पहले कौन देश में चला था? कौन देश में चला था? भारत में होम रूल लीग आंदोलन किसने चलाया? बाल गंगाधर तिलक। और महाराष्ट्र और पुणे के क्षेत्र में होम रूल लीग आंदोलन, मद्रास के क्षेत्र में बाल गंगाधर तिलक ने अपने किस पत्रिका के माध्यम से होम रूल लीग आंदोलन को लोकप्रिय बनाया? केसरी और मराठा। केसरी और मराठा किसकी पत्रिका है? बाल गंगाधर तिलक। इसके बाद कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया किसकी पत्रिका है? कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया। हाँ, याद आ गया। बिहार में होम रूल लीग आंदोलन के अध्यक्ष मौलाना मजहरुल हक थे। लिखिए, बिहार में होम रूल लीग आंदोलन के अध्यक्ष मौलाना मजहरुल हक थे। और एगो बात तो याद आ गया, दूसरा याद नहीं आया। हाँ, याद नहीं आया, आगे याद आएगा तो लिखा देंगे। चलिए अब जो है देखिए, सुनिएगा, समझिएगा। 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ, बंगाल विभाजन के खिलाफ जो स्वदेशी आंदोलन हुए, स्वदेशी आंदोलन के विषय में हमने आपको बताया कि धीरे धीरे जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया ना, देखिए जैसे, इस बात को आप समझ जाइएगा, पहले एग्जांपल दे देते हैं।
तब आएंगे। जैसे देखिए बैच शुरू हुआ, जब भी बैच शुरू हुआ, शुरू में कितना जोश जुनून था, कितना विद्यार्थी था, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया आपका जोश जुनून भी घटता गया, विद्यार्थी भी घटता गया, दोनों चीज हुआ। तो जब समय आगे बढ़ता है ना, देखिए एक बात जान लीजिए, एक ही चीज पर विश्वास करके उस पर उनकी बातों को अमल करना बहुत टफ है। यानी एकाग्रचित, ये एकाग्रचित वाला गुण हो गया। एकाग्रचित वाला गुण हर किसी में नहीं हो सकता है, हर कोई एकाग्रचित नहीं हो सकता है, हर कोई एक ही व्यक्ति पर नहीं टिक सकता है। और यही कारण है कि हर कोई जीवन में सफल भी नहीं हो सकता है, और यही कारण है कि हर कोई अच्छा मानव भी नहीं माना जाता है, हर कोई अच्छे इंसान नहीं हो सकते हैं। तो बात यह है कि आपके जीवन में बहुत सारे लोग होंगे जो आपको डिस्ट्रैक्ट करता होगा, आपके सोचने का तरीका आपको डिस्ट्रैक्ट करता होगा। एक बार आपको पूरा क्लास करना होगा, चाहे आप जैसे कीजिए, पूरा सिलेबस एक बार आपको पढ़ना होगा, चाहे जितना टाइम लगे, नहीं तो जीवन भर ऐसे रह जाइएगा। कुछ दिन यहां पढ़िएगा, फिर विद्यार्थी के कम होने का एक कारण है ऑनलाइन एक्सेस दे दिए हैं, यह भी एक कारण है। अब बाद बाकी कुछ विद्यार्थी को ना अपने पर विश्वास और ना हमारे ऊपर विश्वास होगा, इस वजह से कुछ विद्यार्थी स्किप कर गए होंगे, या फिर कुछ विद्यार्थी को जीवन में बहुत सारा समस्या आ गया होगा, इस वजह से स्किप कर दिया होगा। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे रीजन हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, सफलता कभी भी बहाना को स्वीकार नहीं करता है। अगर आप बहाना बनाते रहिएगा तो जीवन में कभी आप सफल नहीं हो पाइएगा कि फलना हो गया हमारे जीवन में इसलिए स्किप कर दिए, चिल्ला हो गया इसलिए स्किप कर दिया, ऑनलाइन एक्सेस ले लिए इसलिए ऑफलाइन नहीं आ रहे हैं। और कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन कहेंगे नहीं इतना पर। अब देखिएगा, अब यहां आइए, अब यहां आइए, रुकिए ना, चलिए तो थोड़ा सा भी नहीं पढ़िएगा। चलिए एगो बात समझा देते हैं, 2 मिनट लेंगे उसके बाद छोड़ देंगे, ठीक है? एगो बात समझा देते हैं। देखिए जो उग्रवादी युग है ना 1905 से 1919, इस उग्रवादी युग में, इस उग्रवादी काल में ही क्रांतिकारी आंदोलन का उदय हुआ था। क्रांतिकारी आंदोलन का उदय हुआ था, क्रांतिकारी भारत में क्रांतिकारियों का उदय हुआ था। वीर सावरकर, खुदीराम बोस, सॉरी खुदीराम, हाँ 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 ठीक है ठीक है ठीक है, वीर सावरकर हो गए, खुदीराम बोस हो गए, प्रफुल्ल चाकी हो गए, रास बिहारी बोस हो गए, अनंत कान्हरे हो गए, मदन लाल ढींगरा हो गए, चापेकर बंधु हो गए, दरबीर बंधु हो गए, घोष बंधु हो गए, लाला हरदयाल हो गए, तारकनाथ दास हो गए। ये सभी क्रांतिकारी थे, और इन क्रांतिकारियों का उदय उग्रवादी युग में ही हुआ, अर्थात 1905 से 1919 के बीच ही हुआ। देखिए 1905 में बंगाल विभाजन के खिलाफ
स्वदेशी आंदोलन शुरू हुए। 1907 ईस्वी जाते जाते स्वदेशी आंदोलन की गति मंद पड़ गई और 1907 ईस्वी जाते जाते जब स्वदेशी आंदोलन की गति मंद पड़ गई तब जाकर के भारत में क्रांतिकारियों का उदय हुआ। तो आगे हमको क्रांतिकारी आंदोलन के विषय में पढ़ना है और ध्यान में रखेंगे कि महात्मा गांधी के द्वारा जो असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 के बीच चलाए गए, 1922 में जब असहयोग आंदोलन खत्म हुआ तो द्वितीय चरण के क्रांतिकारी आंदोलन का उदय हुआ। तो क्रांतिकारी आंदोलन के दो चरण है। प्रथम चरण 1907 से 17, द्वितीय चरण 1924 से 1934। क्रांतिकारी आंदोलन के दोनों चरणों की चर्चा आगे हम आपके साथ करेंगे, लेकिन जब हम आपको जाएंगे 1923-24 ईस्वी की घटना पर तो वहां पर क्रांतिकारी आंदोलन की चर्चा करेंगे। उससे पहले जो है हम लोग गांधी युग को देख लेंगे। गांधी युग को गांधी जी के जन्म से लेकर असहयोग आंदोलन तक देख लेंगे, वहां पर क्रांतिकारी आंदोलन पढ़ाएंगे। और क्रांतिकारी आंदोलन का तथ्य नहीं है आपके नोट में, नहीं है आपके नोट में। द्वितीय चरण के क्रांतिकारी आंदोलन की चर्चा आपके नोट में है, प्रथम चरण के क्रांतिकारी आंदोलन की चर्चा आपके नोट में नहीं है। तो वो जो है हम आपको लिखा देंगे या फिर जो है आपको दे देंगे, देख लेंगे, जैसा जो होगा वैसे कर देंगे। ठीक है, बात क्लियर है हीरो साहब? बाद बाकी सूचना के लिए टेलीग्राम चैनल देखते रहिए। धन्यवाद सभी लोगों का।